हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या होता है, जिसको आप टर्कुएंट्स रूल के नाम से भी जानते हो। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, अगर कोई भी आउटसाइडर कंपनी के साथ डील करना चाह रहा है तो उसको कंपनी के दोनों इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स MOA और AOA अच्छे से पढ़ लेने चाहिए, समझ लेने चाहिए। ये कंपनी अज्यूम करके चलती है कि इन्होंने दोनों डॉक्यूमेंट्स पढ़ लिए हैं। यहाँ पे कंपनी के फेवर में काम हो रहा था, जिसको हम बोल रहे थे डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। इसका बिल्कुल ऑपोजिट है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। सपोज किसी आउटसाइडर ने पब्लिक डॉक्यूमेंट्स तो पढ़ लिए, लेकिन अगर पब्लिक डॉक्यूमेंट में आर्टिकल में एक ऐसा प्रोविजन है कि किसी काम के लिए जर्नल मीटिंग करानी होती है, कोई सैंक्शन लेना होता है, ये तो इंटरनल मैनेजमेंट का काम है। अब पब्लिक डॉक्यूमेंट में ये तो नहीं लिखा होगा कि वो काम हो गया या नहीं हुआ। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कहता है कि आउटसाइडर ये अज्यूम करके चलेगा कि जो इंटरनल रूल्स हैं कंपनी ने वो प्रॉपरली फॉलो कर लिए, जो भी प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो चुका है, चाहे हुआ हो या नहीं हुआ, हम अज्यूम करके चलेंगे। द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज अ लीगल प्रिंसिपल इन कंपनी लॉ विच प्रोटेक्ट्स आउटसाइडर्स डीलिंग विद द कंपनी। अगर कोई कंपनी की आड़ लेके इंटरनल रेगुलेशंस पूरे नहीं कर रहा है, इसका खामियाजा कोई इनोसेंट आउटसाइडर नहीं उठाएगा। तो इस तरीके से डॉक्ट्राइन आउटसाइडर्स को प्रोटेक्ट करती है। क्या पर्पस है इस डॉक्ट्राइन का? सबसे मेन पर्पस तो है आउटसाइडर्स को प्रोटेक्ट करना। जो आउटसाइडर्स गुड फेथ में काम कर रहे हैं, गुड फेथ में कंपनी के साथ डील कर रहे हैं, उनको ये डॉक्ट्राइन प्रोटेक्ट करती है। दूसरा, इट बैलेंसेस द डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। जैसे बच्चे कंस्ट्रक्टिव नोटिस में ये अज्यूम करके चलती है कंपनी कि जो आउटसाइडर डील करने आ रहा है उसने कंपनी के पब्लिक डॉक्यूमेंट्स पढ़ लिए होंगे, समझ लिए होंगे। इसी तरीके से आउटसाइडर्स भी तो अज्यूम कर सकता है कि पब्लिक डॉक्यूमेंट तो हमने समझ लिए हैं, पढ़ लिए हैं, अभी कंपनी की जिम्मेदारी है कि इंटरनल प्रोसीजर्स अपने कंप्लीट करे। तो एक तरीके से बैलेंस करता है कंस्ट्रक्टिव नोटिस डॉक्ट्राइन को। थर्ड वन इज, ये कंपनी को रोकता है कि अपने इंटरनल प्रोसीजर मिस्टेक की आड़ ना ले और बाद में ये ना कह दे भाई एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट इसलिए वैलिड नहीं है कि हमारी इंटरनल प्रोसीजर कोई इनकम्प्लीट थी। तो बाद में कंपनी उस चीज को डिनाई नहीं कर सकती। बच्चों, इंडोर मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट केस लॉ है रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कुएंट का 1856 का ये केस है। अब इस केस में क्या होता है, एक कंपनी के आर्टिकल्स में ये मेंशन है कि डायरेक्टर्स कंपनी के बिहाफ पे पैसा बोरो कर सकते हैं अगर वो शेयर होल्डर से परमिशन ले ले। अब शेयर होल्डर से परमिशन कैसे ली जाती है? शेयर होल्डर्स की जनरल मीटिंग बुलाई जाती है, वहां पे शेयर होल्डर्स अगर उस फेवर में डिसीजन दे देते हैं तो रेजोल्यूशन पास हो जाता है। अब डायरेक्टर्स ने क्या किया, शेयर होल्डर्स के इस बात पे ऑथराइजेशन के बिना ही रॉयल ब्रिटिश बैंक से पैसे बोरो कर लिए। अब बैंक ने भी ये सोच के पैसे दे दिए, भी डायरेक्टर्स के पास पावर तो है और मीटिंग उन्होंने बुला ली होगी, तो आर्टिकल्स की रिक्वायरमेंट बेसिकली उन्होंने पूरी कर ली होगी, ऐसा बैंक ने अज्यूम कर लिया और पैसे दे दिए। अब बाद में जब पैसा लौटाने की बारी आई तो कंपनी ने ये बोल दिया भाई लोन तो इनवैलिड है क्योंकि शेयर होल्डर्स ने तो ऑथराइज किया ही नहीं था। अब ये मामला गया कोर्ट में। कोर्ट ने बोला कि नहीं, बैंक अपनी जगह सही है और बैंक को प्रोटेक्ट किया गया क्योंकि बैंक ने गुड फेथ में काम किया था। बैंक ने सारी चीजें एज पर द डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी करी थी, एज पर द प्रोविजंस करी थी। अब उन्होंने क्योंकि अज्यूम किया था कि इंटरनल प्रोसीजर्स पूरे हुए होंगे। अब जो कंपनी की गलती थी यहाँ पे भाई इंटरनल इरेगुलरिटी उनकी थी, उस कारण वो कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी को मना नहीं कर सकते। अब ये मैंने बताया था ये केस इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी केस के कारण प्रिंसिपल एस्टैब्लिश हुआ है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, जिसमें बोला गया कि आउटसाइडर जो भी कंपनी के साथ डील कर रहा है वो अज्यूम करके चलेगा कि जितने भी इंटरनल प्रोसीजर्स है, फॉर्मेलिटीज है, वो सारी प्रॉपरली फुलफिल हो गई हैं। अब ये बात तो हमें समझ में आ गई है कि अगर इंडोर मैनेजमेंट का प्रिंसिपल इंप्लीमेंट करना है तो जो भी पर्सन कंपनी के साथ डील कर रहा है, दो बातें कंफर्म करनी है। पहला, उसको मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की नॉलेज थी।
दूसरा, इंटरनल अगर कोई भी इरेगुलरिटी है तो उसकी नॉलेज उसको नहीं थी, तभी आपका डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट लागू होगा। बच्चे हमने अभी पढ़ा कि डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट आउटसाइडर्स को प्रोटेक्ट करता है जो कंपनी के साथ डील कर रहे हैं। ओके, लेकिन ये प्रोटेक्शन एब्सोल्यूट नहीं है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां पे ये पाया गया कि आउटसाइडर पूरी तरीके से इस डॉक्ट्राइन पे डिपेंड होके नहीं चल सकते। आइए देखते हैं कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं। फर्स्ट एक्सेप्शन इज नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। अगर आउटसाइडर को इरेगुलरिटी की नॉलेज है, ऐसे केस में वो प्रोटेक्शन क्लेम नहीं कर सकता और डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। इसमें केस लॉ है हार्वर्ड वर्सेस पेटेंट आइवरी कंपनी। इस केस में कंपनी के आर्टिकल्स में डायरेक्टर्स को अथॉरिटी दे रखी थी कि 1000 पाउंड तक वो बिना मेंबर्स के अप्रूवल के बोरो कर सकते थे। डायरेक्टर्स ने क्या किया, अपने ही कंपनी के एक डायरेक्टर से 3500 पाउंड बोरो कर लिए बिना किसी रेजोल्यूशन के, जबकि लिमिट से बाहर जा रहा था, उनके अथॉरिटी से बाहर अमाउंट था, फिर भी कर लिए। अब जब कंपनी ने पैसे लौटाने से मना कर दिया तो मिस्टर हार्वर्ड ने कंपनी पे केस किया। लेकिन अब कोर्ट ने ये बोला कि भाई डायरेक्टर को तो ऑफकोर्स उसको पता था कि रेजोल्यूशन यहाँ जरूरी था, तो उसको इंटरनल रेगुलरिटी का पता था कि भाई रेजोल्यूशन तो यहाँ पे नहीं हुआ है। ऐसे केस में जितनी अथॉरिटी थी 1000 की तक की अथॉरिटी थी, तो उतना ही कंपनी लायबल है, इससे ज्यादा के लिए आप क्लेम नहीं कर सकते। सो यहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का उनको फायदा नहीं मिला। नेक्स्ट एक्सेप्शन इज फॉर्जरी। बच्चे ये डॉक्ट्राइन ऐसे किसी भी एक्ट को कवर नहीं करता जो फॉर्ज्ड हो, बेसिकली नकली कोई भी चीज है, जाली चीजों को कवर नहीं करता है। एक फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट, नकली डॉक्यूमेंट स्टार्टिंग से ही वॉइड होता है, तो ऐसे किसी भी चीज के लिए कंपनी को आप लायबल नहीं बोल सकते हो। तो बेसिकली अगर किसी भी आउटसाइडर ने नकली डॉक्यूमेंट के बेस पे, उस पे भरोसा करके कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, उसको कंपनी नहीं मानेगी और ना ही डॉक्ट्राइन कवर करेगा। इसमें केस लॉ है रूबिन वर्सेस ग्रेट फिनगल कंसोलिडेटेड कंपनी। इस केस में क्या होता है, एक शेयर सर्टिफिकेट इशू होता है जिसपे सेक्रेटरी साइन करता है, कंपनी की कॉमन सील भी लगी है, सेक्रेटरी ने साइन कर दी है, बट उसको वैलिड करने के लिए 2 डायरेक्टर्स के भी उस पे साइन होते हैं, क्योंकि देखो जितने भी शेयर्स है ना, उनकी अथॉरिटी होती है डायरेक्टर्स के पास में शेयर से रिलेटेड। अब सेक्रेटरी ने क्या किया, उन दोनों डायरेक्टर्स के साइन भी फॉर्ज कर दिए, बेसिकली जाली दस्तखत कर दिए। बाद में इनको वैलिड मानने के लिए कंपनी ने मना कर दिया। अब होल्डर गया कोर्ट में, होल्डर ने बोला भाई मैं कैसे पता लगाता कि ये साइन जेन्युइन थे या फॉर्ज थे, मेरे पास ऐसा कोई तरीका नहीं था। सो जो सर्टिफिकेट मुझे दिया गया है उसको वैलिड माना जाए। कोर्ट ने बोला नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि फॉर्ज डॉक्यूमेंट पे बेस पे किया गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग से ही वॉइड होता है, उसको नहीं माना जा सकता, इसलिए डॉक्ट्राइन यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगी और आउटसाइडर को इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट एक्सेप्शन इज नेग्लिजेंस। बच्चे अगर कोई भी आउटसाइडर कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और उस टाइम ऐसी सिचुएशंस आ रही हैं जिसपे शक होना बनता है, शक की गुंजाइश होती है, तो ये आउटसाइडर की जिम्मेदारी बनती है कि वो नेसेसरी इन्वेस्टिगेशन करे, उससे रिलेटेड इंक्वायरी करे, लापरवाही ना दिखाए। अगर वो ऐसे केस में लापरवाही दिखाता है तो इंडोर मैनेजमेंट से मिलने वाली प्रोटेक्शन खत्म हो जाती है, उसको इसका बेनिफिट नहीं मिलता। इसमें रिलेटेड केस लॉ है आनंद बिहारी लाल वर्सेस दिनशा एंड कंपनी की। इस केस में क्या होता है, एक अकाउंटेंट थर्ड पार्टी को कंपनी के बिहाफ पे बेसिकली प्रॉपर्टी सेल कर देता है। अभी किसी के भी माइंड में आना चाहिए भी अकाउंटेंट के पास अथॉरिटी कहाँ से है कंपनी की प्रॉपर्टी बेचने की, जो ऑफ कोर्स उसके पास नहीं थी। जब ये मामला कोर्ट में गया, कोर्ट ने भी सेम बात बोली कि थर्ड पार्टी को इस बात की इंक्वायरी करनी चाहिए थी, वो अज्यूम करके नहीं चल सकता भाई अकाउंटेंट के पास अथॉरिटी है कंपनी की प्रॉपर्टी सेल कर दे, नहीं होती, तो उसको पूरी इंक्वायरी करनी चाहिए थी और एक पावर ऑफ अटॉर्नी की कॉपी भी ले लेनी चाहिए थी, जिससे अकाउंटेंट की अथॉरिटी कंफर्म हो जाए। क्योंकि उसने ये सब नहीं किया, उसकी जिम्मेदारी थी करनी, इसलिए उसको इंडोर मैनेजमेंट का जो फायदा मिलना था, प्रोटेक्शन मिलनी थी, वो नहीं मिली और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वो कंपनी के अगेंस्ट इन्फोर्स नहीं कर सकता और ट्रांजैक्शन को वॉइड बोला गया और उसको बेनिफिट नहीं मिला। बच्चे इसी के साथ
आपके इंडोर मैनेजमेंट का टॉपिक कंप्लीट होता है और आई होप आपको इससे रिलेटेड एक्सेप्शंस और केस लॉ भी समझ में आ गए होंगे। स्टिल अगर आपका कोई भी डाउट है आप मुझे नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस।